तो लास्ट क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे कि कितने प्रकार के एमिशन होते हैं, राइट। अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ की। तो पहले समझते हैं कि ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ है क्या। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, शॉर्ट सा टॉपिक है, जल्दी करेंगे, जल्दी निपटाएंगे, ठीक है। तो देखो, आपने लास्ट टाइम ये तो देखा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में, जिसमें मैंने ये तुमसे पूछा था कि इस पर्टिकुलर डिसइंटीग्रेशन में बताइए कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट आउट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट हो रहे हैं। याद आ रहा है? हाँ। तो इसका मतलब कि कई बार जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि जब कोई डॉटर बनती है अपने पेरेंट्स से, तो वो डायरेक्टली नहीं बन जाती है। बहुत सारे अल्फ़ा एमिशंस, बहुत सारे बीटा एमिशंस के बाद क्या होता है, डॉटर क्रिएट होती है, राइट। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि डायरेक्टली डॉटर न्यूक्लियाई पेरेंट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है कुछ एमिशंस के द्वारा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बीच में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, मतलब डॉटर न्यूक्लियाई किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता होगा, वो इंटरमीडिएट फिर एक और नए इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता होगा, वो इंटरमीडिएट फिर से एक और इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता होगा। हो सकता है 3 इंटरमीडिएट नहीं, मोर देन 3 इंटरमीडिएट्स लग जाए, और उसके बाद जाकर फिर क्या क्रिएट होती होगी, पेरेंट न्यूक्लियाई। सॉरी, आप एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई में डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के वाया ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसी पूरे के पूरे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर तुमको बताती हूँ, बट खैर तुमको ये चीज़ लर्न बिल्कुल नहीं करनी है। वो डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ पूरी लर्न कर रहे हैं गधे जैसे, बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि अच्छा इसको डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं थोरियम के डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ के बारे में। तो देखो, थोरियम के डिसइंटीग्रेशन सीरीज़ का मतलब है कि आपके पास पेरेंट थोरियम रहा होगा और वो कन्वर्ट हुआ होगा किसी डॉटर में। तो लेट्स से यू हैव थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 90 और जिसका मास नंबर है 332। ये हमने लिया है उस पर्टिकुलर थोरियम सीरीज़ के लिए। ये अल्फ़ा डीके करेगा, जैसा कि अभी तक तुमने जितनी भी पढ़ाई की है तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि अल्फ़ा डीके किस चिड़िया का नाम है। मतलब बेसिकली हीलियम पार्टिकल वहाँ से आप एलिमिनेट करा रहे हो, तो मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, मास नंबर 4 से कम होगा। तो ऐसे में अगर मैं एटॉमिक नंबर को 2 से कम कर दूँ तो 88 हो गया। एक नया पेरेंट से, मतलब एक पेरेंट से एक नई डॉटर बनेगी, दैट वुड बी रेडियम 88, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर विल बी 228। सही कह रहे हैं, राइट। अब ये जो अल्फ़ा बाहर गया, इस अल्फ़ा के बाहर जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अरे वाह डॉटर मिल गया, बट नहीं, ये जो डॉटर आपको मिला है ये माइट बी स्टेबल नहीं है, ये फिर से एक और इमिशन करता है। बीटा पार्टिकल इस बार एमिट आउट होते हैं, और बीटा पार्टिकल अगर एमिट आउट हो रहे हैं तो तुम्हें पता होगा कि बीटा पार्टिकल के एमिट आउट होने से, ठीक है, बीटा पार्टिकल के एमिट आउट होने से क्या होता है, बीटा पार्टिकल के एमिट आउट होने से आपके मास में तो कोई चेंज नहीं आता, बट एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 1 से, है ना। एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो मेरा है बीटा पार्टिकल, यहाँ पे ये रेडियम इसको एमिट आउट नहीं करता है, बल्कि ये इस बीटा पार्टिकल को अपने अंदर क्या करता है, ये ले लेता। तो ये क्या हो जाएगा आपका 89, एक्टीनियम 228 में कन्वर्ट, बराबर। फिर से एक और बार बीटा एमिशन होता है, फिर से जब बीटा एमिशन होता है तो ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाती है आपके थोरियम में। फिर जब थोरियम में कन्वर्ट होता है तो फिर से एक और बार अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, फिर से ये चीज़ वापस में कन्वर्ट हो जाती है रेडियम में, लेकिन इस बार एटॉमिक मास है 224। ध्यान रखिए स्टार्टिंग में 228 था, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ऐसे करते करते ये बहुत सारी सीरीज़ को फॉलो करता है।
ठीक है, मैं पूरा लिख कर दे रही हूँ तुमको, इसको याद रखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ बताने के उसमें किया जा रहा है। फिर उसके बाद वापस से अल्फा पार्टिकल एमिट आउट होता है, पोलोनियम में कन्वर्जन हो जाता है। अब ये जो पोलोनियम में जब हम कन्वर्ट होते हैं ना, तुम्हें याद होगा केमिकल काइनेटिक्स में आखिरी में तुमको मैंने सिखाया था सीक्वेंशियल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन। तो यहाँ पे इस पोलोनियम की पैरेलल रिएक्शंस होती हैं, मतलब ये पोलोनियम पैरेलली रेडियो एक्टिवली डिसइंटीग्रेट होता है, एक बार अल्फा पार्टिकल और एक बार बीटा पार्टिकल। और अगर मान लेते हैं उसने अल्फा पार्टिकल निकाला तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है 82, एक मिनट 82 ठीक से नहीं लिखा है, 82 लेड और आपके 212 यहाँ आ जाएगा, और ये नीचे एस्टेटाइन में आपका 85 और यहाँ पे 80 और 216 में। फिर ये जो लेड है ये फिर से क्या करता है, फिर से डीके करके क्या बनाता है, बीटा पार्टिकल बनाता है। ये 80 फिर से डीके करता है अल्फा को, और यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, बिस्मथ क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, बिस्मथ। मतलब दो पैरेलल रिएक्शंस हुई और दोनों का लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट एक ही बना। फिर ये जो बिस्मथ बनता है ये अगेन क्या करता है, फिर से दो पैरेलल रिएक्शंस करता है, एक बार अल्फा एक बार बीटा, फिर से एक बार प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है, एक तरफ मतलब पीओ और ये आपका टीएल। उसके बाद ये वापस से पोलोनियम आपका बीटा एमिशन करता है, ये टीएल ये भी बीटा एमिशन करता है, और दोनों मिला के फाइनली कन्वर्ट होते हैं लेड में, हैविंग एटॉमिक नंबर 82 एंड मास नंबर 208। और ये होता है आप लोगों का फाइनली पेरेंट से क्या, डॉटर न्यूक्लियाई। ये होती है आपकी डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये जो पूरा का पूरा पाथ है ना, इस पाथ को बेसिकली डिसइंटीग्रेशन सीरीज कहते हैं। लेकिन ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज आपको पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, ना ही आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, बस उतने याद रखना है और बात खत्म करनी है, ठीक है। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, टोटल 4 डिसइंटीग्रेशन सीरीज होती हैं हमारे सिलेबस में, वो हमको पढ़ना है। मैं टेबुलर चार्ट के फॉर्म में ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज पढ़ा कर दूंगी, चार्ट वो आपको बेसिकली याद रखना होगा, ठीक है। तो कॉलम्स बना लेते हैं, पूरी की पूरी डिसइंटीग्रेशन सीरीज को याद रखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। खैर, पहला कॉलम हमने इस बार में बना लिया कि किस सीरीज़ के बारे में बात हो रही है, कौन सा पेरेंट लिया गया था उस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए, उसके बाद वहाँ से कौन सी आपको डॉटर मिली, मतलब किस डॉटर पर आकर ये काम रुका, और कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स उस पूरी प्रोसेस के दौरान एमिट आउट हुए, और कितने बीटा पार्टिकल्स उस एंटायर प्रोसेस के दौरान क्या हुए हैं, एमिट आउट हुए हैं। ये पूरी बातचीत हमको करनी है, ठीक है। चलो, सिमिलरली अभी फटाफट बना लेते हैं, 2 मिनट। खैर, अब ज़्यादा सुंदर तो नहीं बन सकता, जितना बन रहा है बना लिए। सबसे पहले हेडिंग दे दी हमने सीरीज़ की, दूसरे हेडिंग दे दी हमने कि हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस कौन सा था, डॉटर न्यूक्लियस हमारे पास कौन सा है, कितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट आउट हुए हैं, कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट हुए हैं। टोटल 4 सीरीज़ आपको पढ़नी है। उन 4 में से पहली सीरीज़ का नाम सुन लो क्या होता है, दैट इज़ नोन एज थोरियम सीरीज़, ठीक है, इसे कहा जाता है थोरियम सीरीज़। जो दूसरी मतलब नेक्स्ट सीरीज़ जो होती है उसको कहा जाता है नेपट्यूनियम सीरीज़, ठीक है, ये है आप लोगों की नेपट्यूनियम सीरीज़। और उसके बाद जो एक और नेक्स्ट होता है दैट इज़ बेसिकली नोन एज यूरेनियम सीरीज़, उसको हम लोग यूरेनियम सीरीज़ कहते हैं। उसके बाद एक और होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टीनियम सीरीज़। टोटल 4 सीरीज़ होती हैं। इनमें भी एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है कि जो थोरियम सीरीज़ है ये नेचुरल है, ठीक है, जो यूरेनियम सीरीज़ है ये भी नेचुरल है, एक्टीनियम ये भी नेचुरल है। याद रखना इनका मतलब नेचुरल है, लिख के रखना कहीं कॉपी में, अदरवाइज कुछ दिनों बाद पता चले तुमको यही पता नहीं हो कि कैपिटल एन का मतलब वहाँ क्या लिखवाया था। लेकिन जो नेपट्यूनियम सीरीज़ है ये कैसी होती है, आर्टिफिशियल, क्योंकि जो नेपट्यूनियम है ये खुद हम लोग लैब में क्रिएट करते हैं वाया द आपका क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेशन और सम अदर एलिमेंट, और फिर उस नेपट्यूनियम से हम लोग कुछ और में कन्वर्ट होते हैं।
तो खुद नेपट्यूनियम क्योंकि आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए फॉर दिस सीरीज इज नोन एज आर्टिफिशियल। खैर, तो जैसे कि नाम रखा गया है थोरियम सीरीज, तो थोरियम सीरीज अगर उसका नाम रखा है, इसका मतलब ज़रूर उसका स्टार्टिंग एलिमेंट हमने क्या लिया होगा, थोरियम लिया होगा। तो TH होता है उसका सिंबल, और एटॉमिक मास वहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 232। देखो एटॉमिक नंबर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होता ना। उसका अगर कुछ चीज़ चेंज होती है तो वो क्या चेंज होता है, उसका एटॉमिक मास चेंज होता है ना। 232, 231 वगैरह वगैरह ये सब चेंज हो सकता है। तो थोरियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 90 है, वो 90 का 90 रहेगा, बट उसका एटॉमिक मास चेंज होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सीरीज में कौन से एटॉमिक मास का एलिमेंट लिया गया। खैर ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब यूरेनियम सीरीज की बात करते हैं। तो देखो फीलिंग ये आ रही है यूरेनियम सीरीज मतलब ज़रूर यूरेनियम से शुरू हो रही होगी, तो डेफिनेटली यूरेनियम से शुरू होती है। बट यहाँ पे जो नीचे की एक्टीनियम सीरीज है ना, ये भी यूरेनियम से शुरू होती है। अब दोनों ही सीरीज यूरेनियम से शुरू होती हैं, दोनों का ही एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, 92 है। तो क्या ये दोनों ही सीरीज में जो यूरेनियम यूज़ किया जा रहा है ये सेम है? बिल्कुल नहीं। यूरेनियम सीरीज में जो यूरेनियम यूज़ किया जाता है उसका एटॉमिक मास होता है 238, और जो एक्टीनियम सीरीज में यूज़ किया जाता है उसका मास होता है 235। दिस इज द डिफरेंस, ये आपको याद रखना है। कल को हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट न्यूक्लियाई इन एक्टीनियम सीरीज, तो कल को एक ऑप्शन हो एक्टीनियम। अब जिस स्टूडेंट ने नहीं सुना है कि सीरीज का मतलब क्या है, जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, उसको लगेगा कि एक्टीनियम सीरीज मतलब एक्टीनियम से शुरू होता है, वो एक्टीनियम पे टिक मार देगा। बट जिसको पता है कि यूरेनियम से होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अरे यूरेनियम में तो 2 यूरेनियम सीरीज होती है यूरेनियम से शुरू होने वाली, तो यहाँ कौन सा यूरेनियम। तो ये थोड़ा सा डेटाबेस टाइप का इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने दिमाग में स्टोर रखना पड़ेगा कि कौन सा 235 है, कौन सा वाला 238 है। बात आती है नेपट्यूनियम की। तो मैंने क्या कहा, नेपट्यूनियम से एक्चुअली सीरीज शुरू ही नहीं होती, क्योंकि नेपट्यूनियम को खुद हम लोग प्रिपेयर करते हैं आर्टिफिशियली। ऐसा नहीं है कि नेपट्यूनियम को क्या कहते हैं मिल रहा है नेचुरली अकर, नहीं, ठीक है, ये हम लोगों को नेचुरली नहीं मिलता है। नेपट्यूनियम को हम लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत मेहनत के साथ। तो ऐसे केस में इसीलिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज की शुरुआत अगर आप ये बोलोगे कि नेपट्यूनियम से हो रही है, तो नहीं, ये नेपट्यूनियम से नहीं होता है, ये प्लूटोनियम से होता है। ठीक है, प्लूटोनियम का सिंबल होता है कैपिटल P स्मॉल u। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 94, और मास नंबर खैर इसका होता है आपका 244, जो नॉर्मल आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में। बट यहाँ पे हम 244 वाला प्लूटोनियम यूज़ नहीं करते, यहाँ यूज़ करते हैं 241 वाला प्लूटोनियम। और ये 244 वाला प्लूटोनियम विद द हेल्प ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके कन्वर्ट होता है नेपट्यूनियम में। ठीक है, और नेपट्यूनियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 93, मास नंबर हो जाता है कितना, 237, और उसके बाद जाकर होती है, बोलो क्या, उसके बाद जाके होता है आप लोगों की डिसइंटीग्रेशन सीरीज कंटिन्यू। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया ये कहानी, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सी सीरीज आर्टिफिशियल है, कौन सी सीरीज नेचुरल है, जो कि याद रखना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि 3 नेचुरल है और 1 आर्टिफिशियल है ना। और उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज का एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये पता होना एक और ज़रूरी चीज़ है। अब बात यह है कि अगर सीरीज शुरू हुई है तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके तो रुकेगी रुकेगी डेफिनेटली। तो अगर हम लोगों ने थोरियम, यूरेनियम, एक्टीनियम ये सारी सीरीज शुरू की हैं, तो ये भी किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुकनी ही वाली हैं। अब ये कौन से डॉटर पे आके रुकती हैं वो हमको याद करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, जो आपकी तीनों की तीनों नेचुरल सीरीज है ना, थोरियम, यूरेनियम, एक्टीनियम, ये सभी की सभी लेड पर आके रुकती हैं। तो याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, पीबी और पीबी। अब लेड पर ही आके क्यों रुकी, ये तो खैर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका जवाब नहीं दे सकती, और उतना एग्जैक्टली हम लोग दे भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मैनर में पढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना कि ऊपर ऊपर से बेसिक जानकारी आपको हो कि क्या, हाँ, एटॉमिक नंबर क्या, अल्फा मिशन क्या, बीटा मिशन, बस उतना। तो फिलहाल के लिए इतना ही याद रखें कि तीनों के तीनों डॉटर न्यूक्लियाई नेचुरल जब डिसइंटीग्रेशन होता है लेड पर आकर रुकता है। क्या ये तीनों के तीनों लेड सेम होते हैं? तो देखो, लेड के बारे में अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है लेड का 82। तो एटॉमिक नंबर तो देखो चेंज नहीं होगा, वो तो खैर तीनों ही केसेस में आपका सेम रहेगा, बट आपका मास नंबर तो चेंज हो जाएगा।
तो जो थोरियम सीरीज है उसमें हम जो लेड इस्तेमाल करते हैं वो होता है, उसका मतलब जो मिलता है हमें डॉटर 208। उसके बाद जो यूरेनियम सीरीज में लेड मिलता है दैट इज 206, और जो लेड हमको नेक्स्ट में मिलता है दैट इज 207। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस में क्या क्या मिल रहा है। और इसको याद करने का भी एक तरीका है, एक छोटी सी ट्रिक है, उसके बारे में आपको इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इसको याद करने में। बस इतना याद रखना कि तीनों में लेड मिलता है। बट अगर मैं नेपट्यूनियम सीरीज की बात करूं जो कि शुरू प्लूटोनियम से होता है, पीयू मतलब प्लूटोनियम, वो एंड अप करता है खुद को बिस्मथ में। वो एंड अप खुद को कहाँ पे करता है? बिस्मथ में। बी आई, बिस्मथ का सिंबल क्या होता है? बी आई। बिस्मथ में खुद को आके एंड करता है। तो बिस्मथ में उसका जो मास नंबर होता है वो होता है 209। तो इस चार्ट को देखो ऐसे याद किया जा सकता है, 208, 209, 206, 207, 8, 9, 6, 7, है ना। आप इस पर्टिकुलर चार्ट को आप ऐसे याद कर लीजिए, 8, 9, 6, 7। मतलब कल को पेपर में जाकर अगर इस पर्टिकुलर चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके दिमाग में चार्ट रटा होना चाहिए कि पहले मैंने यूज़ की थी थोरियम सीरीज, फिर मैंने यूज़ की थी नेपट्यूनियम, फिर मैंने यूज़ की थी आपकी एक्टियम। बराबर। अब देखो मैं तो चाहती थी इसको TUNA लिखना, ट्यूना। ट्यूना आई थिंक एक मछली का नाम है शायद, नॉट श्योर, सुना है मैंने। तो ट्यूना, तो ट्यूना से कितना अच्छा लगता है, पहले थोरियम, फिर यूरेनियम, फिर नेपट्यूनियम, फिर आपका एक्टिनियम। बट मैंने जानबूझ के इसका टनुआ टनुआ लिखा है सो दैट कुछ मैथमेटिक्स हम यहाँ पे क्योंकि लगाने वाले, तो आपको याद रहे कि TNUA वाला ऑर्डर फॉलो हुआ था और 8, 9, 6, 7 वाला ऑर्डर फॉलो हुआ था। 8 के बाद 9 और 6 के बाद 7, ये ऐसा, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा टी में जो प्रोड्यूस हुआ है डॉटर उसका एटॉमिक मास है 208। अब इतना तो याद रखना पड़ेगा कि 200 की सीरीज का था, 8 लगा लो उसके पीछे, N है यानी कि वहाँ पे भी क्या क्रिएट हुआ होगा, बिस्मथ, ये याद रखना पड़ेगा, और उसका मास था 209। ये इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने पेरेंट लिया है, खैर यहाँ तो पेरेंट सबका अलग अलग है, बट अगर तुम्हें पेरेंट का भी एटॉमिक नंबर याद रखना है तो उसको तुम ओरली याद रखो, उसके लिए कोई ट्रिक मत बनाओ। अब जो पिछली क्लास हुई थी, क्या मैंने तुम्हें पिछली क्लास में एक पर्टिकुलर एमिशन दिया था कि ये पेरेंट है, ये डॉटर बन गया, बताओ कितने अल्फा और कितने डीके, कितना अल्फा और कितना बीटा डीके हुआ। क्या है मैंने तुमको ये पिछली क्लास में सिखाया था? डेफिनेटली मैंने तुमको ये पिछली क्लास में सिखाया था, नंबर ऑफ अल्फा डीके, नंबर ऑफ बीटा डीके निकालना सिखाया है। तो अभी मेरे को ये डेटा याद है और इस पर्टिकुलर डेटा को आपको भी याद रखना है। वैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कल को अगर पेपर में आपको ये पूछा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लास्ट क्लास में तुमको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है ये चीज़। तो अभी मैं यहाँ बाजू के चार्ट में ऐसा लिख कर दे रही हूँ कि इस पर्टिकुलर डिसइंटीग्रेशन में इतने अल्फा निकले, इतने बीटा निकले। तो वो कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, इवन प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम लोगों की कि हाँ करके कल हमें जो अल्फ़ा और बीटा निकालना सिखाया था क्या वो सही में हमें आया है कि नहीं आया। तो अगर मैं डीके की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं थोरियम सीरीज़ की बात करती हूँ तो वहाँ पे थोरियम से लेड में कन्वर्ट होते वक्त, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो बाहर जाते हैं वो होते हैं 6 और जो बीटा पार्टिकल्स बाहर जाते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इससे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, आप चेक कर लो, कल की क्लास में सिखाया है ना, बस आप चेक कर लो, इतने ही मिलेंगे आपको। जो नेपट्यूनियम सीरीज होती है आर्टिफिशियल, जिसमें हम लोग पेरेंट लेते हैं प्लूटोनियम को और वो कन्वर्ट होता है बिस्मथ में, इसमें अल्फा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं 8 और बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं 5। ठीक है, फिर हम उसके बाद लेते हैं यूरेनियम सीरीज। यूरेनियम सीरीज में ऑब्वियसली पेरेंट तो यूरेनियम रहता है और जो डॉटर रहती है वो लेड रहती है। इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं वो होते हैं 8 और 6। और जो एक्टीनियम सीरीज होती है जिसमें ऐसा हमें लगता है कि एक्टीनियम होना चाहिए पेरेंट, बट रहता है यूरेनियम 235 है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं 7 और बीटा पार्टिकल्स होते हैं 4। अब डायरेक्ट यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है कि इन यूरेनियम सीरीज बताइए कितने अल्फा और कितना बीटा पार्टिकल्स निकले। तो देखो एक इंसान को अगर एक रिएक्शन दी जाए कि ये डॉटर है, ये पेरेंट है, बताइए कितने अल्फा कितने बीटा निकले, वो निकाल देगा, नो डाउट। बट अगर ऐसा लिख कर आ गया कि यूरेनियम सीरीज में कितने अल्फा कितने बीटा है, तो क्वेश्चन करने के दो तरीके, या तो उसको ये चार्ट रटा हो कि इतने अल्फा निकलते हैं इतना बीटा निकलता है, जो कि पॉसिबल है याद रखना, बट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना याद रखना। लेकिन हाँ, अगर उसको ये पता है कि यूरेनियम सीरीज में 238 वाला यूरेनियम यूज़ करते हैं
और वो कन्वर्ट होता है लेड में, 206 वाले लेड में यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और लेड का एटॉमिक नंबर 82, तो फटाफट कैलकुलेशन करेगा और अल्फा बीटा की वैल्यू बाहर निकाल देगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर सीरीज में हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंचे, ताकि अगर कल को अल्फा बीटा के वैल्यूज अगर पूछ ली जाए सीरीज ना देते हुए सिर्फ सीरीज का नाम दिया जाए तो आप कैलकुलेट कर सको। इन 4 सीरीज के अलावा आपको और कोई नेक्स्ट सीरीज आपको नहीं पढ़नी है। खैर, अब ये जो सीरीज है, इन सीरीज के बारे में एक बहुत ही प्यारी बातचीत है। वो प्यारी बातचीत क्या है वो थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर्टिकुलर चीज को ओवर करेंगे। यही था हम लोगों का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। देखो, बातचीत ये है कि थोरियम सीरीज को कहा जाता है 4n सीरीज। इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज 4n सीरीज। जो नेपट्यूनियम सीरीज होती है इसको कहा जाता है 4n+1 सीरीज। इसे 4n+1 सीरीज कहा जाता है। जो यूरेनियम सीरीज होती है इसे हम लोग कहते हैं 4n+2 सीरीज। और जो एक्टीनियम सीरीज होती है उस एक्टीनियम सीरीज को कहते हैं 4n+3 सीरीज। तो कल को तुम ये भी एक्सपेक्ट करो कि हो सकता है तुम्हें एक्टीनियम सीरीज ऐसा वर्ड ना देते हुए वो 4n+2 4n+3 ऐसा दे दे, तो आपको पता होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। खैर, अभी क्वेश्चन ये है कि इनको 4n+1 4n+2 या 4n+3 क्यों कहा गया। बहुत ही सादी सी गणित है। मैंने आपको ऊपर में एक थोरियम सीरीज का पूरा चार्ट बना के दिया था जो कि कोई काम का नहीं है, बट उस चार्ट से थोड़ी सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो हमको इकट्ठा करनी है, या जो समझने में इस 4n+2 को हमारी हेल्प करेगी उस पर फोकस करते हैं। थोरियम जो कि हमारा पेरेंट है, उस पेरेंट के पास मुझे एक बात बताओ, जो एटॉमिक मास है, इस एटॉमिक मास को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो आपको कितना आंसर मिलता है? 332। 4 8 ज़ा 32 और अगेन आपका 1 बचेगा यानी कि 83। मतलब कंप्लीटली वो 4 से डिवाइड हुआ। उसके बाद जो इंटरमीडिएट बना यानी कि रेडियम, ये रेडियम भी क्या हुआ? अगर आप इस रेडियम को भी 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 228 डिवाइडेड बाय 4। सिर्फ एटॉमिक मास को करना, एटॉमिक नंबर को मत कर देना। तो दैट वुड बी 57। इस 228 को अगेन डिवाइड करोगे 4 से तो ये भी आएगा 57। तुम चेक कर लो इस पूरी की पूरी सीरीज में जितने भी इंटरमीडिएट्स बने हैं या जो पेरेंट है या जो डॉटर है, उन सबके एटॉमिक मास को अगर आप डिवाइड बाय 4 करोगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है 4n सीरीज, क्योंकि इनके जो एटॉमिक मास होते हैं ना, वो एटॉमिक मास को अगर आपने कितने से डिवाइड किया? एटॉमिक मास को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। कंप्लीट डिवीजन होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है 4n सीरीज। और नेपट्यूनियम सीरीज को 4n+1 क्यों कहते होंगे? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इनके एटॉमिक मास को डिवाइड बाय 4 करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर होता है यहाँ पे 1। एक बचता ही है, 1 बचता ही है, इसीलिए इसे 4n+1। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा होगा 2, और अगर सिमिलरली अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा होगा कितना? 3। इसीलिए इन्हें 4n+1 4n+2 4n+3 सीरीज कहा जाता है। कल को अगर मान लेते हैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना, बल्कि इसको अपनी नोट्स कॉपी में लिखना, मैं नहीं लिख रही हूँ लेकिन तुम लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो मैं लिखवा ही देती हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। खैर ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरमीडिएट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को मैं INT डॉट लिख रही हूँ, ऑफ यूरेनियम सीरीज। और मैं आप तुम लोगों को कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यूरेनियम सीरीज का पार्ट हो सकता है, ये तुमको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया बिस्मथ 83-212, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 83 बिस्मथ 214, ठीक है, और उसके बाद सी एक और ऑप्शन आपको दे दिया 91 पैलेडियम 231, और डी ऑप्शन आपको दे दिया 92 यूरेनियम 233। अब तुम ये बोलोगे कि अभी अभी आपने ऊपर बोला कि वो सीरीज़ याद नहीं करनी है, और अभी अभी आप ये पूछ रहे हो कि उस पर्टिकुलर सीरीज़ का रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है। तुम्हें ये लगता है ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई? एग्जैक्टली, बिना याद किए हम कैसे बताएंगे कि इसका इंटरमीडिएट ये है उसका इंटरमीडिएट वो है, बताओ। तो अप्लाई मैथ्स, चिल,
इसमें तुम्हें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये पता होना चाहिए भाई कि यूरेनियम सीरीज़ को कौन सी सीरीज़ कहा जाता है। यूरेनियम सीरीज़ इज़ बेसिकली आवर 4n+2 सीरीज़। अगर ये 4n+2 सीरीज़ है तो इतनी अक्ल हमारे अंदर है, हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास को तो रिमाइंडर बराबर कितना आएगा 2। अब आप इनमें से, मुझे नहीं पता कि कौन उस पर्टिकुलर सीरीज़ का इंटरमीडिएट है, आप उनके एटॉमिक मास को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 212 डिवाइड बाय 4 बोलो कितना आ जाएगा। 4 5 20, 1 कैरी गया, अरे भाई तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। और जो चीज़ कंप्लीट डिवाइड हो जाती है वो कौन सी सीरीज़ का पार्ट होती है, वो थोरियम सीरीज़ का। मतलब ये बेसिकली आप लोगों का थोरियम सीरीज़ है। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। सी ऑप्शन को देखो, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है 231 एक ऑड नंबर है, इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं होगा, बट देखते रिमाइंडर कितना आता है। रिमाइंडर 4 5 20, अच्छा बढ़िया। फिर उसके बाद 3 1 उधर गया तो 4 7 28 और आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, पॉइंट में आएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है, हमको तो रिमाइंडर 2 चाहिए। इसका मतलब ये कौन सी सीरीज़ हुई अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो ये हुई आपकी एक्टीनियम सीरीज़, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में आ जाओ, 233 है। देखो जब 231 था तब रिमाइंडर 3 आ रहा था, ये मानते हो। जब 231 था तब रिमाइंडर 3 आ रहा था, अब 233 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। ये मत सोचना रिमाइंडर या तो 1 2 3 है तो 0 आएगा। अगर इतना अच्छा मैथ्स नहीं है तो डिवाइड भाई कर लो। 4 5 कितना होगा 23, 33, 4 8 32, रिमाइंडर विल बी 1। इसका मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ कैसी है, ये आप लोगों की आर्टिफिशियल है, नेपट्यूनियम सीरीज़ है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचता है तो डेफिनेटली वही होने वाला है। ठीक है, मेरे को पता था पहले से, बट तुम्हें समझाने के पर्पस से तो मैंने पहले बाकी के 3 ऑप्शन सॉल्व किए और फिर इसको ये किया। तुम डिवाइड करके देख लो इसको 4 से, 214 को 4 से, 4 5 20, 4 3 आ जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर बराबर 2 बचेगा। देख लेना कहीं मैथ्स की कोई एरर ना हो। तो ये पर्टिकुलरली उस यूरेनियम सीरीज़ का इंटरमीडिएट है। तो आपको सीरीज़ कभी याद नहीं करनी है। इवन हो सकता है तुमसे कल को ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए आपको ये इंटरमीडिएट दिया गया है, ये किस सीरीज़ का इंटरमीडिएट होगा। जैसे अभी मैंने आपको सीरीज़ दी और इंटरमीडिएट ढूंढने को कहा, कल को तुम्हें इंटरमीडिएट दे देगा और तुम्हें सीरीज़ ढूंढने को कहेगा, तो यही करना है। इंटरमीडिएट का एटॉमिक मास लो, उसको डिवाइड कर दो 4 से, चेक करिए रिमाइंडर कितना आ रहा है। रिमाइंडर 0 है तो थोरियम सीरीज़, रिमाइंडर 1 है तो नेपट्यूनियम सीरीज़, रिमाइंडर 2 है तो यूरेनियम सीरीज़, रिमाइंडर 3 है तो एक्टीनियम सीरीज़। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से फ्रेम किए जा सकते हैं, इंटरमीडिएट से सीरीज़ या सीरीज़ से इंटरमीडिएट। ठीक है, बाकी ये जो ऊपर चार्ट बना है, इस चार्ट से तो सवाल डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, कितने अल्फा कितने बीटा पार्टिकल एमिट आउट हुए हैं। रटने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस कर लो। यहाँ ये याद रखो कि पेरेंट कौन है, डॉटर कौन है, किसका एटॉमिक नंबर कितना, किसका एटॉमिक मास कितना। ठीक है, इवन ये आपके वो फेमस एलिमेंट्स हैं जिनके तुमको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर तक याद होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें इनके ग्रुप नंबर याद होंगे तो तुम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा सकते हो ना बहुत ही आसानी से। मान लेते तुम्हें ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाना आता है, मान लेते तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्शंस को बैलेंस आउट करना आता है, बट तुम्हें यही नहीं पता कि थोरियम का ग्रुप नंबर क्या है, फिर तो ऐसे में कहाँ से ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाओगे। और अगर ये सोचोगे कि पीरियोडिसिटी में जो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से, एटॉमिक नंबर की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से जो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर ढूंढने को निकालने की तकनीक सिखाई जाती थी, तो क्या इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या, कंटाड़ा आ जाएगा, मतलब आलस आ जाएगा, लिखते लिखते नहीं लिखोगे, छोड़ दोगे तुम। मैं बता रही हूँ, मैं खुद छोड़ देती, मैं नहीं लिखती। अरे यार कौन करे, हट, इतना मैं नहीं करती। तो इसीलिए बेस्ट है कि इस पूरे चैप्टर में जो बहुत ही फेमस एलिमेंट्स है लाइक पोलोनियम, लेड, थोरियम, प्लूटोनियम, स्पेशली कम से कम इस चार्ट में आपको एटलीस्ट जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं इनके आप ग्रुप नंबर याद कर लीजिए। अगर आप ग्रुप नंबर याद कर लेंगे तो जब आपको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के क्वेश्चन आएंगे तब आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज बहुत तकलीफ होगी अगर तुम्हें ये ग्रुप नंबर याद नहीं हुए तो। और चेक करना कि मैंने यहाँ पे जो लिख के दिया है तुम लोगों को, क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो ये लिख कर दिया है, ये कि इतने अल्फा पार्टिकल एमिट आउट होंगे, है ना, मैं इतने बीटा पार्टिकल एमिट आउट होंगे, इसको चेक करना। ठीक है, खैर अभी मैं तुम्हें यूरेनियम का बता देती हूँ। यूरेनियम वगैरह ये सब आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं,
पूरी दुनिया जानती है कि ये पीरियड नंबर 7 में आते हैं, ब्लॉक एफ है, बट बात आती है इनके ग्रुप्स की, तो इनका ग्रुप नंबर क्या होता है। तो ऐसे में आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं, है ना, यूरेनियम जो होता है वो एक्टिनाइड में आता है। यूरेनियम किस में आता है? एक्टिनाइड में आता है। तो ये जो है ये पीरियोडिक टेबल का कौन सा ग्रुप गिना जाता है? ये आप लोगों का 6th ग्रुप। खैर याद रखो, अच्छा रहेगा। तो बाकी और भी है, उसको पीरियोडिक टेबल में देखो, नोट्स बनाओ, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को यहाँ रोकते हैं, इसके बाद एक और टॉपिक है मैजिक नंबर्स, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है।